नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी के सोर्स के बारे में कि लाइब्रेरी में जो किताबें अपन चयन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कहाँ से बुक लाते हैं, कौन सी बुक कहाँ से मिलेगी, कैसी जानकारी हमको चाहिए हमारी लाइब्रेरी के लिए, वो सभी हम कहाँ कहाँ से मतलब हम बुक लाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुक हुई तो कहाँ से लाएंगे, किसी पेटेंट की जानकारी हुई तो कहाँ से लाएंगे, ये सारी चीज़ें हम समझ रहे थे क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा पुस्तक चयन का सिद्धांत। मतलब पुस्तकों को चुनने से पहले जो भी सिद्धांत अपनाए जाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो वीडियो आप देख लेना। उसके बाद में हमने पढ़ा पुस्तक चयन की प्रक्रिया। तो पुस्तक को कैसे चयन करते हैं वो पूरी प्रक्रिया समझ ली। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सीधे सीधे कि हमको पुस्तक सिलेक्ट कहाँ से करनी है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अब दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, एक बहुत बड़ा ढेर दे दिया बोले ले जाओ जो से आपको लाइब्रेरी के लिए चाहिए। लेकिन अगर लाइब्रेरी के लिए हमको कौन सी चाहिए, हम इतने बड़े ढेर में कहाँ ढूंढते फिरेंगे, सही है ना। तो इसलिए हमारे पास में कुछ एक सिलेक्टेड जगह होती है, उस सिलेक्टेड जगह से हम पुस्तकें चुनते हैं हमारी लाइब्रेरी के लिए। अब हम धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जाएंगे, लाइब्रेरियन बनेंगे या किसी न किसी संस्था में हमारी सेवाएं देंगे, तो हमें भी मास्टर बनना है और हमें भी समझना है कि यार हम किताबें लाएंगे कहाँ से। तो ये सारी चीज़ जो भी करंट अफेयर, जो भी डाटा आता है, जो भी मतलब न्यूज़ आती है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है, उस चीज़ को हम कहाँ से समझेंगे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि ये सोर्स, पुस्तक चयन के सोर्स, स्रोत हिंदी में। तो इसको समझने के लिए साहब आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल हैं कि जिनको आप देखोगे तो आपका सर घूम जाएगा, बोले कि ये भी पूछते हैं, ऐसा भी आता है। क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है कि लोगों का सर घूम जाता है, बोले यार ये इसने पूछा कहाँ से, ये लाया कहाँ से क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और ऐसे ही कुछ चीज़ें हम सॉल्व करेंगे और डिटेल में पढ़ते चलेंगे दोस्तों। शांति से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाते रहना और नोट्स ज़रूर बनाना। और अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। रिक्वेस्ट आप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा। हर एक टॉपिक, हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ मिलेगा। इसलिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, ग्रंथ प्रदाय अधिनियम, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, इसका एक प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसको डिस्कस किया था। नहीं देखा तो देख लीजिएगा और बताना है कि इसका संशोधन कब हुआ था साहब इसमें, ठीक है। अब आप बताओ, जब तक हम वीडियो डिस्कस करते हैं आखिरी तक बता पाओ तो ठीक है, नहीं बता पाओ तो लास्ट में मैं इसका आंसर आपको दूंगा ही दूंगा। तो चलो चलते हैं साहब। तो पुस्तक चयन के स्रोत, तो हमको पुस्तक चयन क्यों करनी है, बात तो ये है। अब इसमें बहुत सारे महापुरुष थे, इतने सारे, कितने, 1 2 3 4 5, 4 हैं। 4 महापुरुष थे, इन्होंने अपने अपने मत दिए। और ये जो मत है, 5 हैं वैसे, ये जो मत है, ये मत कभी कभार सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ये कथन किसका था, जैसे कि राधा कृष्णन जी का वो कथन, महाविद्यालय एक तरह से हृदय का कार्य करते हैं, महाविद्यालय में पुस्तकालय हृदय का कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट अभी एसएससी की एग्ज़ाम में आया था। ऐसा ही, इसीलिए हम है ना जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, कभी कोई सी चीज़ छोड़ के नहीं चलेंगे और एक बार सीधे से नोट्स बनाएंगे। अभी कोरोना भी फैला है, सब कुछ फैला है, तो हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे इसी बीच में और ऐसे नोट्स बनाएंगे कि हम कहीं पे भी जॉब या इंटरव्यू दें 100% हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए। सामने वाले को हम एक भी मौका ना दें कि हमारी कोई कमज़ोरी रहे, क्योंकि रोज़गार में बहुत बुरी हालत है, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से अपनी तरक्की पाएं।
तो साहब ये इतने सारे महापुरुष थे, जिसमें थे एफ के डब्ल्यू ड्यूरी। ये ड्यूरी का पूरा नाम है एफ के डब्ल्यू ड्यूरी, ठीक है। इनके अनुसार उपयुक्त पुस्तक उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर प्रदान करना, इसीलिए हम पुस्तक का चयन करते हैं। टॉमस डी क्विंस के अनुसार पुस्तकें जिस प्रकार और व्यवस्थित ढंग से अव्यवस्थित ढंग से बढ़ रही है, व्यवस्थित नहीं है सॉरी, अ लगा लेना। तो पुस्तकें जिस प्रकार अव्यवस्थित ढंग से बढ़ रही है, उनका चुनाव उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मेलविन ड्यूई ये बहुत महान पुस्तक वैज्ञानिक थे साहब। इनके बारे में हमने आगे भी चर्चा करी है और यहाँ पे भी इनका स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं कि इनके अनुसार कम से कम खर्च में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। WCB शेयर्स के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्यों में पुस्तक चयन एक जटिल और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है। गंभीर अवलोकन और सतत प्रयास से ही हमें इसमें सफलता मिल सकती है। LR मैकॉल्विन के अनुसार पुस्तकें अपने आप में कुछ नहीं है, बस एक कागज़ का टुकड़ा है, रद्दी है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है जब तक उसकी मांग न हो। चयन जितनी ज़्यादा मांग होगी उतना ही ज़्यादा चयन निर्भर होगा और उतनी ही ज़्यादा पुस्तक उपयोगी होगी। ये किसने बोला? ये बोला LR मैकॉल्विन ने। ये पूरा स्टेटमेंट था, जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। मेन चीज़ लिख दी कि चयन जितनी ज़्यादा मांग होगी उसी पर निर्भर करेगा। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप जैसे सभी लोग जानते हो कि सामग्री जो भी इंफॉर्मेशन रहती है दो फॉर्मेट में होती है। मतलब जो भी सामग्री रहती है हमारे सामने दो तरह से रहती है। एक तो या तो छपी हुई रहेगी बुक में, या फिर वो बिना छपी हुई रहेगी जैसे मोबाइल में, इंटरनेट पे, ठीक है। तो जो छपी हुई सामग्री रहती है उसमें जो प्रकाशक रहता है और जो प्रकाशक मतलब पब्लिशर रहता है और जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं उनमें क्या क्या चलता रहता है, जो छपी हुई चीज़ हमारे पास तक कैसे आती है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं पहले। सॉरी, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं पहले ताकि हम समझ सकें कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या होता है साहब, ये जो मुद्रित सामग्री रहती है इसके अंदर लेखक, प्रकाशक एवं ग्रंथ विक्रेता एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। मतलब ये तीनों आपस में मिले हुए रहते हैं। चोर चोर मुँह से ले भाई, वो कहावत है ना, सेम सिस्टम। लेखक, प्रकाशक एवं ग्रंथ विक्रेता आपस में टीम वर्क के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, लेखक सबसे पहले अपने विचारों को व्यक्त करता है, मतलब किताबें लिखता है, हस्तलिखित पूरी किताब लिख देता है। फिर उसको सामग्री को प्रकाशक तक पहुंचा देता है। प्रकाशक उस सामग्री की गुणवत्ता एवं विपणन का चयन करता है और मूल्यांकन करता है। विपणन मतलब ये काम की है या नहीं, इसको बांटा जा सकता है या नहीं, इसका चयन करता है और मूल्यांकन करता है, मतलब एनालिसिस करता है कि हाँ लोग इसे पसंद करेंगे भी या नहीं। मालूम पड़े आप कोई सी भी कहानी लिख के ले गए, एक राजा था एक रानी थी, ऐसा लिख के ले गए, अब लोग बोर हो गए राजा रानी से, कुछ और नया लेके आएंगे तो वो ज़रूर लेगा पब्लिशर, ऐसा कुछ नए आइडिया। फिर लेखक और प्रकाशक के बीच में पूरा अनुबंध होता है, ये भी सबको पता है। एग्रीमेंट के बिना आज की दुनिया नहीं चलती, तो एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर आए सामग्री वितरित करना, संपादित करना और उसकी प्रतियां छापना। तो सामग्री वितरित कैसे करना, मतलब सामग्री बांटना कैसे है, तो वो अपन बांटते हैं ग्रंथ सूची से, बुलेटिन से, और जो विज्ञापन होते हैं उनसे, जो पुस्तिका होती है उनसे, एडवर्टीजमेंट लगते हैं जगह जगह, और बहुत सारे पेपर में आपको साइड में एक कॉलम में दिखेगा कि इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में इतने अध्याय हैं और ऐसी ऐसी है। तो वो जो भी कुछ है वो सब उसका एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है कि जो भी छपा है, जो भी दिखा है और जहाँ जहाँ पे भी विज्ञापन हुआ है उसके बाद में उसको बेच दिया जाता है किताब को, ठीक है। तो ये होती है एक मुद्रित सामग्री, मतलब छपी हुई सामग्री, मतलब प्रिंटेबल
मटेरियल, ओके, प्रिंटेड मटेरियल। इसके बाद में आता है कि ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी मुख्य तौर पे 3 तरह की एजेंसी होती है। कौन सी? प्रकाशक एजेंसी, जो ये सारे काम करती है ना, ये मुख्यतः 3 तरह की एजेंसी होती है। पहली कौन सी होती है? व्यापार हेतु प्रकाशन करने वाली एजेंसी, जो कि अपने व्यापार को बढ़ावा देने में सक्रिय होती है। यह विज्ञापन, प्रकाशित सूची, बुलेटिन इत्यादि का इस्तेमाल करके प्रकाशन को बढ़ाती है, ठीक है। और पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की होती है, क्योंकि इनको व्यापार बढ़ाना होता है। व्यापार के लिए किताबों की गुणवत्ता टेस्टिंग करानी होती है। गुणवत्ता टेस्टिंग कराने के लिए लाइब्रेरी से ज़्यादा अच्छी जगह कोई सी हो ही नहीं सकती। इसके बाद में आता है बिना लाभ हेतु प्रकाशन करने वाली एजेंसी। इसके अंतर्गत व्यवसायी निकाय, शोध पत्रिका, सेमिनार, प्रोसीडिंग, टेक्निकल रिपोर्ट आदि का प्रकाशन होता है। ये कहाँ से होता है? ये बिना लाभ करने वाली संस्था, जैसे कि कोई शोध पत्र है तो उसको जारी कर दिया, पब्लिक के सामने रखा। किसी का विचार है तो उसको जारी करके पब्लिक के सामने रखा। कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको पब्लिक के सामने रखा। तो ये जो प्रकाशित करती है, ये बिना लाभ वाली संस्थाएं प्रकाशित करती है। फिर आती है गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी में अगर हम हाल ही में देखें तो जैसे कि भारत की भी है, और चाइना की भी है, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, श्रीलंका की भी, सभी देशों की गवर्नमेंट एजेंसी है। ये सब क्या करती है कि इनके अंतर्गत जितने भी मंत्रालय हैं, अनुभाग हैं, निदेशालय हैं, ये सब मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या चीज़ होती है? तो मोनोग्राफ जो रिपोर्ट होती है, इसके अंतर्गत समसामयिकी, समकीकी नहीं है, समसामयिकी और सरकारी प्रकाशन, जितनी भी रिपोर्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जानकारी है पूरे सरकारी तंत्र में, वो सब ये प्रकाशित करती है। कौन? सरकारी एजेंसी। यहाँ तक भी हम लोग जानते थे, लेकिन ये भी जानते हैं कि ये तंत्र धीमा होता है। धीमा क्यों होता है? क्योंकि लोग आलसी होते हैं, काम ही नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं, सही है, इसलिए ये तंत्र धीमा होता है। अब आती है अमुद्रित सामग्री। अमुद्रित सामग्री के अंतर्गत अगर हम देखें तो सीधे सीधे आती है नॉन प्रिंटेड मटेरियल, इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत बिना छपी सामग्री आती है। इसकी लोकप्रियता अधिक होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप भी वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें लोकप्रियता अधिक है। हम छपी हुई चीज़ें ज़्यादा कम मतलब पढ़ना पसंद करते हैं, और सच्चाई तो यही है कि इंडिया में लोग किताबें पढ़ते ही नहीं हैं, बहुत ही कम पढ़ते हैं मतलब। फिर आती है, ये भी 3 रूप में उपलब्ध होती है। सबसे पहला आता है इसमें माइक्रोफार्म। इसके अंतर्गत माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच, अल्ट्राफिच, माइक्रो कार्ड और अपर्चर कार्ड आते हैं। ध्यान रखना, ये अपर्चर कार्ड जो है ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कभी मैं इसके बारे में थोड़ा सर्च करके आपको बता दूंगा, और अगर आपको कहीं मिलता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद में इसका दूसरा जो टाइप है वो आता है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल। जो इस टाइम हम देख रहे हैं वो ऑडियो भी है और वीडियो भी है। फिर इसके अंतर्गत आता है यंत्र पठनीय डाटा, मतलब मशीन रीडेबल डेटाबेस। अब मशीन रीडेबल डेटाबेस क्या होता है? जैसे कि होता है एटीएम वगैरह में आता है कोई, ये इतने सारे बार कोड वगैरह बनते हैं, ये सब बनते हैं, तो ये किसके द्वारा पढ़े जाते हैं? मशीनों के द्वारा पढ़े जाते हैं। बार कोड हो गया, कैप्चा हो गया, और तुम्हारा कैप्चा से मतलब वो स्कैनर वाला नहीं आता, आप फ़ोन पे में स्कैन करते हैं, वो चीज़ हो गई। तो ये चीज़ कौन बनाता है? ये चीज़ बनाती है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ये क्या बनाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एमसीक्यू बहुत प्यारा है और ये कोई सी भी एग्ज़ाम में उठ के सीधे सीधे आ जाएगा कि अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एक तरह से अमुद्रित सामग्री बनाती है। तो कौन सी बनाती है? यंत्र पठनीय डाटा या मशीन रीडेबल डेटाबेस। कौन कंप्लीट करता? अमेरिकन केमिकल सोसाइटी और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ये भी अमेरिका बेस्ड है और ये भी अमेरिकन बेस्ड है। हमारे भारत में सुविधा नहीं है इन चीज़ों की। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करें। इसमें
आपको डेली के MCQ भी मिल रहे हैं, पेपर भी आ रहे हैं, और जो वीडियो हम पढ़ रहे हैं उसकी पूरी रिवीजन क्लास के तौर पे जितने भी MCQ बनते हैं वो सभी इस पे डाले जाते हैं। इसलिए आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये ईमेल एड्रेस, अगर आप PDF भी चाहते हैं सभी तरह के सपोर्ट के लिए मैं आपके साथ में हूँ, तो आप मुझसे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। इसके बाद में आता है पुस्तक चयन के स्रोत। मतलब अभी तक तो हम समझ रहे थे कि हम पुस्तक चुनना क्यों चाह रहे हैं और चुनेंगे भी तो कहाँ से चुनेंगे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि पुस्तक चयन के स्रोत। तो इसमें सबसे पहले आती है प्रकाशक सूचियाँ। प्रकाशक सूचियाँ क्या होती है? प्रकाशक सूचियाँ ऐसी सूचियाँ होती है कि जितने भी पब्लिशर हैं वो किताबें छापते हैं। किताबें छापने के बाद में जितनी भी लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जाते हैं, किताबें देते हैं। किताबें देने के बाद में लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन वो किताबें देंगे कैसे? तो वो किताबें देंगे तो बहुत सारी, लेकिन लाइब्रेरी की जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है वो उनमें से किताबों का चयन करता है। तो वो किताबों का चयन किस हिसाब से करेगा, कौन सी लिस्ट में से कहाँ से उठाएगा, कितनी तरह की लिस्ट आती है, यहाँ पे उसकी जानकारी दिया हुआ है। तो प्रकाशक जो भी पब्लिशर रहता है हमेशा बुक में ISBN नंबर वही प्रदान करता है। ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये बार कोड की तरह कार्य करता है और एक तरह से बार कोड ही होता है जो पूरे विश्व में इसको पहचान दिलाता है। ठीक है। सभी देश प्रकाशक सूची, मतलब जितने भी देश हैं उनमें जो भी प्रकाशक हैं वो सब अपनी अपनी सूचियाँ प्रकाशित करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इंडियन बुक इंडस्ट्रीज, न्यू दिल्ली, स्ट्रेलिंग, ये स्टार्लिंग नहीं है, स्ट्रेलिंग पब्लिशर मासिक। मतलब ये मासिक एक तरह की रिपोर्ट है, प्रकाशन सूची है। ये कहाँ से, कौन सी इसका नाम है, समझना है इस चीज़ को। ये इंडियन बुक इंडस्ट्रीज ये संगठन है और न्यू दिल्ली का संगठन है। स्ट्रेलिंग पब्लिशर ये इसकी रिपोर्ट का नाम है और ये मासिक है। ठीक है। फिर आता है इंडियन पब्लिशर एंड बुक सेलर, ये मुंबई का है। पॉपुलर बुक डिपो द्वारा जारी की जाती है ये लिस्ट और ये भी मासिक लिस्ट है। फिर NBT न्यूज़लेटर। NBT का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो NBT का फुल फॉर्म बनता है नेशनल बुक ट्रस्ट। ये भी एक हिसाब से आता है मासिक। ठीक है। इसके बाद में आता है पब्लिशर मंथली। नई दिल्ली एस चंद कंपनी की तरफ से यह प्रकाशन सूची जारी की जाती है, ये भी मासिक है। एस्लिप बुक लिस्ट ये लंदन एस्लिप के द्वारा जारी की जाती है, ये भी मासिक है। बुक सेलर द ऑर्गन ऑफ द बुक ट्रेड, ये एक हिसाब से ट्रेड लिस्ट है। ये लंदन जे विटेकर एंड सन्स के द्वारा जारी की जाती है, यह भी साप्ताहिक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, सेज पब्लिकेशन, DK पब्लिकेशन, मैकमिलन पब्लिकेशन, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन, ये कुछ ऐसे पब्लिकेशन हाउस है जो अपनी अपनी प्रकाशन सूचियाँ जारी करते हैं। इसके बाद में आती है पुस्तक विक्रेता सूची। पुस्तक विक्रेता सूची क्या होती है? ऐसी सूची होती है साहब कि लोग बाग क्या करते हैं, किताबें बेचने के चक्कर में वो जगह जगह तो जाके नहीं बेच सकते, तो उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि लाइब्रेरी में जाके उसकी पब्लिसिटी करें। तो लाइब्रेरी में वो किताब जाएगी कैसे? वो जाएगी पुस्तकालय अध्यक्ष के माध्यम से। वो पुस्तकालय अध्यक्ष के पास में वो जाएंगे और अपनी पूरी लिस्ट ले जाके उनको दे देंगे। उसमें से जो जो किताबें अच्छी होगी, चयन करने लायक होगी, पुस्तकालय अध्यक्ष उनको चयन करेगा, अपनी लाइब्रेरी में रखेगा, लोग पढ़ेंगे और उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी और फिर जाके उससे लोग परचेस करते हैं। तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो इसी हिसाब से पुस्तक विक्रेता सूची जारी होती है। इसमें आती है UBS पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर कैटलॉग न्यू दिल्ली। अब UBS का मतलब क्या होता है? तो UBS का मतलब होता है यूनिवर्सल बुक सेलर। मतलब पूरे विश्व के बुक सेलर जो भी होते हैं ना, उनकी ये लिस्ट होती है। इसमें जो पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर कैटलॉग न्यू दिल्ली,
के द्वारा प्रकाशित होता है। इसमें क्या होता है कि 110 विदेशी प्रकाशक और 150 भारतीय प्रकाशकों की सूची हर बार जारी होती है। ये मासिक है, हर महीने इतनी जो भी बुकें छपती है वो जारी होती है कैटलॉग के माध्यम से। फिर इसमें एक और आता है इंडियन बुक हाउस कैटलॉग मुंबई। इसका तो बारे में तो आपने सुना होगा कि इंडियन बुक हाउस कैटलॉग मुंबई थोड़े दिन पहले काफ़ी चर्चा में था। इंडियन कॉफ़ी हाउस वैसा ही ये है, इंडियन बुक हाउस कैटलॉग मुंबई। इसमें 20 भारतीय प्रकाशक हर मंथली प्रकाशित होती है ये सूची, ठीक है। इसके बाद में आती है हमारी पुस्तक चयन करने की बारी आती है। कहाँ से? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से। तो राष्ट्र की जो ग्रंथ सूची है इसके अंतर्गत होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, तभी तो हम इसमें से चयन करेंगे। तो इसके अंतर्गत किसी भी राष्ट्र में प्रकाशित या राष्ट्र पर, समझना है इस चीज़ को, बहुत खास चीज़ है ये तो, कि इसके अंतर्गत किसी भी राष्ट्र में प्रकाशित, फिर राष्ट्र के ऊपर प्रकाशित, जैसे भारत हमारा देश है तो राष्ट्र के भारत के अंदर प्रकाशित, और भारत के ऊपर अगर किसी ने लिखा है तो राष्ट्र पर प्रकाशित। फिर आएगा राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा प्रकाशित, मतलब मेरे और आपके द्वारा प्रकाशित। इसके बाद में राष्ट्र के नागरिकों पर प्रकाशित, अगर हमारे ऊपर कोई लेख लिखता है तो वो भी, ये सब इसी की ग्रंथ सूची के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट खतरनाक MCQ, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी देशों से राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन होता है। लिख लेना भैया, आ सकता है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कोलकाता रेफरेंस लाइब्रेरी मंथली। ये इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी हमारी ग्रंथ सूची है। इसके अंदर भी जितने भी ग्रंथ प्रकाशित होते हैं उनकी सबकी लिस्ट आती है। तो हम इसी को समझ लेते हैं। इसको IBN के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। एग्ज़ाम में अगर IBN आए तो घबराना नहीं, समझ लेना है कि बस अपना ही क्वेश्चन आ गया है और इसका आंसर हमको देना है। तो IBN का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। इसके अंतर्गत वे प्रकाशन आते हैं जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 एवं आपका आंसर आ गया 1956 में संशोधित अधिनियम, जिसके तहत, समझना है इस चीज़ को, जिसके तहत समाचार पत्र भी सम्मिलित किए गए थे, ठीक है। मतलब हमको क्या करना था, समाचार पत्र कहीं पे भी छप रहा है, कुछ भी छप रहा है तो ले जाके एक कॉपी वहाँ पे देनी होती थी। कहाँ पे? नेशनल लाइब्रेरी में। तो उसी का उल्लेख है कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 एवं 1956 में संशोधित अधिनियम, जिसमें समाचार पत्रों को भी सम्मिलित किया गया था, वो सब इस सूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे नवीन प्रकाशित भारतीय प्रकाशन की सूची शामिल है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, इस चीज़ को हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ इस लिस्ट से छुटी हुई है। इसमें मानचित्र, संगीतात्मक कृति, ये थोड़ा संगीत की आत्मा आ गई, आत्मा नहीं है, संगीतात्मक कृति, सॉफ्टवेयर में गलती हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। फिर आता है सामयिक प्रकाशन, मतलब करंट अफेयर, नए समाचार पत्र। नए समाचार पत्र से मतलब ऐसे पत्र हैं जैसे कि दैनिक भास्कर ने अपना नाम चेंज करके कर दिया कोई सा और भास्कर, तो आपको वो दूसरा भास्कर जमा करने की ज़रूरत नहीं, आप मूल प्रति जमा करा दीजिए, हो गया आपका काम, ठीक है। तो जैसे उसमें फैशन भास्कर आता है, तो फैशन भास्कर का वो क्या करेंगे, उनको तो दैनिक भास्कर से काम है ना, तो दैनिक भास्कर और बाकी के समाचार पत्र, ठीक है। फिर इसमें जो भी पाठ्य ग्रंथ होते हैं उनकी निर्देशिका और जो भी अस्थायी पाठ्य सामग्री होती है, इनको छोड़कर बाकी की चीज़ें इस ग्रंथ सूची में शामिल कराई जाती है, ठीक है। अब ये विभिन्न भारतीय भाषाओं में, विभिन्न तो क्या, जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं भारत में 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में ही ये प्रकाशित होती है, हर एक भाषा में प्रकाशित होती है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, इसमें से ग्रंथ सिलेक्ट कर सकते हैं और आप पढ़ने के लिए वहाँ जा भी सकते हैं या मंगवा भी सकते हैं, ठीक है।
अब 1959 से 1972 तक ये वापस से एक अच्छा एमसीक्यू है। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे। आज इसका अगर हम रिवीजन करेंगे ना तो मज़े आ जाएंगे इसके रिवीजन करने में। 1959 से लेकर 1972 तक इसको 2 भागों में प्रकाशित किया, लेकिन 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 1973 में इसको आपस में मिला दिया। ठीक है साहब, लेकिन होता क्या है कि इसके बहुत सारे संस्करण होते हैं, क्योंकि ये वार्षिक भी आती है, 5 साल के लिए पंचवार्षिक भी आती है। तो इसमें क्या होता है कि इसके बहुत सारे संस्करण हो गए। तो उन संस्करण, जो भी संस्करण मतलब एडिशन, तो जितने भी एडिशन हैं उनको पहचानने के लिए, उनको वर्गीकृत करने के लिए हम ड्यूल डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना कि यह डीडीसी के माध्यम से संस्करणों को, इसके जो भी संस्करण हैं उनको व्यवस्थित किया गया है। और यह वार्षिक तथा पंचवार्षिक संचयी अंक मतलब जितने भी अंक इसके संचय हुए हैं वो भी सब पंचवार्षिक और वार्षिक तो है ही सही, जिसमें नए नए ग्रंथ शामिल होते हैं, इनका प्रकाशन करती है। अब सेम हम ऐसे ही पढ़ेंगे अगले वीडियो में ब्रिटिश स्रोतों के बारे में। और धीरे धीरे हम समझते चलेंगे कि अगर हमें कोई सा पेटेंट चाहिए तो पेटेंट को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। तो ये बहुत काम की और बहुत प्यारी चीज़ें हैं। इस पे मेरे साथ में बने रहिएगा। इसका आंसर आपको मिल गया होगा बीच में। ये ग्रंथ प्रदाय अधिनियम डिलीवरिया बुक एक्ट 1954 में बना था। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसमें संशोधन 1956 में किया गया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। 1962 और 1972 में इंडिया की लड़ाई हो गई थी पाकिस्तान से और चीन से, और चीन का अभी भी क्लैश चल रहा है। और 1951 में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, वैसे हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारे कोर्स से रिलेटेड संबंधित इतने वो नहीं हुआ था। इस टाइम पे तो आंदोलन चल रहा था, जो भी पुस्तकालय आंदोलन है ना वो चल रहा था। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखना और मेरे साथ में बने रहिए। हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारा एक भी पोर्शन ना छूटे और पूरा का पूरा कवर हो जाए। किसी भी तरह से हमें 2021 से लेके 2022 के अंतर्गत कहीं ना कहीं पे जॉब लेनी ही लेनी है। तो उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है सब। और बस हम आपके मोटिवेशन के लिए हैं, क्योंकि ये तो एक कॉलेज क्लास थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि बहुत सारे छात्रों को ज़रूरत है इस चीज़ की, इसलिए यूट्यूब पे इसको प्रसारित कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ वालों के साथ में शेयर कीजिए, क्या पता उसे भी ज़रूरत हो। क्योंकि लॉकडाउन लगे हैं जगह जगह और बुक्स मिल नहीं रही है, एग्ज़ाम में सबके सर पे खड़ी है, वो कहाँ से लिखेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। इसलिए एकेडमिक सेशन चल रहा है ये एक हिसाब से। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और क्विज़ में भाग लीजिए। क्विज़ में भाग लेंगे तो इन वीडियो के ऊपर बनने वाले जितने भी क्विज़ है आपको आसानी से मिल जाया करेंगे। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।